निकिता अपने घर में अखबार पढ़ रही होती है। सुबह का समय होता है, तभी उसके पिता प्रमोद एकदम से आती हैं और न्यूज़पेपर उसके हाथों से छीन लेते हैं। जिसके बाद प्रमोद उससे कहता है, क्या बेटी, जब देखो अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे कितनी बार कहा है कि थोड़ा लोगों से बात करो, घुलो मिलो, अच्छे दोस्त बनाओ। व्हाट रॉबिश डैड, आपको पता है ना मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर मेरे दोस्त बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ना तुम कोई दोस्त बनाती हो, ना ही किसी को अपने करीब आने देती हो, ऊपर से किसी के साथ तुम्हें शादी नहीं करनी। आखिर क्या चाहती हो तुम? माँ, आपको मेरी शादी के सिलसिले में हमेशा टांग अड़ानी क्यों होती है? मैं शादी नहीं करना चाहती। लोग शादी करते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन मैं इतना कमाती हूँ कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं सोचते बेटी, एक ना एक दिन हर एक लड़की को शादी करनी होती है, और तुम्हें भी शादी करनी ही होगी। अपने घमंड को अपने आप से दूर करो। जब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे साथ रहेगा, तब तक तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर निकिता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वह अपने कमरे में अपना ऑफिस का काम करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते एक दिन रवीना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद निकिता और प्रमोद से कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपकी पत्नी के पास कम समय है। उन्हें किसी बात की चिंता अंदर ही अंदर खा रही है। जैसा पेशेंट चाहती है वैसा ही अगर होगा तो उनकी तबीयत में जल्दी सुधार आएगा। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद प्रमोद अपनी बेटी निकिता के सामने हाथ जोड़कर कहता है, बेटी, माना तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो गई हो और खूब पैसा कमाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी माँ की तबीयत देखो, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनका ख्याल रखते हुए शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर ना चाहते हुए भी निकिता को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, जिसके बाद निकिता की शादी एक गरीब घराने में हो जाती है। हे भगवान, पिताजी ने भी एक बार भी मेरा स्टैंडर्ड नहीं सोचा और मेरी शादी ऐसे घर में कर दी जैसे मेरे नौकरों के घर है। क्या हुआ बहू, तूने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे माँ जी, क्या मुझे आप इतना बता सकती हो कि मेरा कमरा कहाँ पर है? सावित्री निकिता को उसका कमरा दिखा देती है। निकिता को अपना कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो तुरंत फोन उठाकर फर्नीचर वालों को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में फर्नीचर वाले आते हैं और पूरे कमरे का नक्शा ही बदल देते हैं। अरे बहू, इतना पैसा एक कमरे में लगाने की क्या जरूरत थी? अभी तो हमने शादी के चलते कमरे को ठीक करवाया था। देखिए माँ जी, आप मेरी चीजों में दखल अंदाजी ना ही करो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। मैंने अपना कमरा अपने हिसाब से करवाया है, क्योंकि मुझे आप जैसे गरीबों में रहने की आदत नहीं है। निकिता का तड़कता भड़कता जवाब सुनते ही सावित्री शांत रह जाती है और कुछ नहीं कहती। वहीं अनुराग अपने कमरे की दशा देखकर हैरान रह जाता है। इतना पैसा कहाँ से आया कमरे की मरम्मत करवाने के लिए? अरे भूलो मत, मैं एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। निकिता अपने पति और अपनी सास दोनों को अपने पैसों का रौब जमाती है, लेकिन फिर उसका पति और उसकी सास उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकिता घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चलिए माँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अनुराग ऐसा कहकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी निकिता से कहता है, निकिता, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, घर के काम तुम खुद कर लेना। अरे तुमने क्या मुझे घर की नौकरानी समझा है जो मैं घर के काम करूंगी? मैं कोई काम करने वाली बाई नहीं हूँ। माँ की तबीयत खराब है, अगर एक दिन काम घर के कर लोगी तो क्या चला जाएगा? रहने दे बेटा, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? उसका मन नहीं है तो ना सही। सावित्री की बात सुनने के बाद अनुराग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका अच्छे से चेकअप करवाकर वापस उसे घर ले आता है। जिसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद सावित्री बीमारी से उठकर घर के काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखने के बाद भी अनुराग निकिता से कुछ नहीं कहता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर पर फंक्शन होता है। अरे अनुराग भाई, तू तो इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा जच रहा है। आज तो यहाँ पर आई हुई सारी लड़कियां पागल ही हो जाएंगी। सही कहा, लेकिन हमारी भाभी कहाँ है? सारे मेहमान आ गए लेकिन अभी भाभी तक नहीं आई। अरे वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कमरे में बैठी हुई निकिता लो कॉन्फिडेंस फील कर रही होती है। मेरे रंग की वजह से मेरे ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं जचता। मैं कितनी बदसूरत हूँ, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे? एक काम करती हूँ, नीचे ही नहीं जाती हूँ। अरे बहू, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, तू नीचे क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ।
वैसे भी मुझे आप लोगों की थर्ड क्लास की पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं आना चाहती। माना बहू कि तू बहुत पैसे वाली है, लेकिन आज हमारी इज्जत की लाज रख ले और नीचे आ जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सावित्री की ये बात सुनकर निकिता को कुछ समझ ही नहीं आता और वो चुपचाप तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसे देखते ही अनुराग के दोस्त अनुराग से कहते हैं, अब पता चला कि आखिर भाभी को तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा था। अरे मुझे तो पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी है। ये तो वही हो गया, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। दोनों दोस्त निकिता को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी पार्टी में आई हुई लेडीज सावित्री से कहती हैं, मैंने तो कहा था कि बहू थोड़ा सोच समझ कर लेकर आना। अरे देखो तो सही, कितनी बदसूरत बहू लेकर आई हो अपने घर में। मेरे हिसाब से तो बेचारा अनुराग इससे बेहतर लड़की डिजर्व करता था। हे भगवान, कितनी काली है। मुझे तो लगता है सावित्री बहन ने केवल अपनी बहू का पैसा और नौकरी ही देखी, तभी तो पैसे वाली बहू लेकर आई है। लोगों की बातें सुनकर बेचारी निकिता को बहुत दुख होता है और वो वहाँ खड़ी हुई रोने लगती है। ये सब देखकर सावित्री और अनुराग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने सभी मेहमानों से कहते हैं, मेरी पत्नी सांवली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैंने सुना था कि जो लोग ऊपर से सुंदर होते हैं वो अंदर से उतने ही काले होते हैं, और जो लोग ऊपर से काले होते हैं वो अंदर से उससे ज्यादा सुंदर होते हैं। आज आप सभी लोगों ने इस कहावत को सच कर दिया। और रही बात मेरी बहू के रंग की, तो भगवान ने दुनिया में दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। और फिर गोरा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सांवले होकर भी अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना ये बहुत मायने रखता है, जो कि मेरी बहू ने किया है। सावित्री और अनुराग के जवाब सुनते ही सभी मेहमान चुपचाप अपना खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं। ये सब देखकर निकिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पति और अपनी सास से माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस घर की बहू की इज्जत दी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे पैसों का घमंड आपको नहीं दिखाना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अनुराग और सावित्री दोनों निकिता को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, जिसके बाद निकिता अपना घमंड हमेशा के लिए खत्म कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काजल बेटा, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब लोग ठीक तो है ना? रजत तेरा ख्याल रखता है या नहीं? हाँ मम्मी, सब लोग बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी सास मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देती और रजत भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सब कुछ अपने से ही होता है। अगर इंसान खुद अच्छा हो तो दूसरे भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर संगीता फोन रख देती है। दरअसल काजल की शादी को अभी सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश है। संगीता काजल से बात करने के बाद घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर में धर्मपाल वहां आता है। अरे क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा मुस्कुरा लेंगे। कुछ नहीं, बस काजल से बात हुई थी, उसकी बातें सुनकर मेरा मन खुश हो गया है। वो अपने ससुराल में खुश है, बस अब हमें और क्या चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, जिसकी बेटियां सुखी उसका जीवन सुखी। बस ऐसा ही एक रिश्ता हमारी प्रीति के लिए भी मिल जाए तो हम गंगा जी नहा ले, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक काजल का फोन आता है। मम्मी, शुरू में तो सब बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरे साथ कोई भी प्यार से बात नहीं करता। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते। इन्होंने तो नौकरानी भी हटा दी और रजत, वो तो ऑफिस से आते ही फोन में लग जाते, मेरी तरफ देखते भी नहीं, बेटा मेरा काम और बढ़ा देते। ये कहते कहते काजल जोर जोर से रोने लगती है। बेटा रोना बंद कर, देख नई जगह पर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अभी तुझे गए कितने दिन ही हुए। शुरू में सब अच्छे थे ना, तो थोड़ा समय दे, सब ठीक हो जाएगा। संगीता उसे समझाती है, लेकिन अपनी बहन को परेशान देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। क्या सच में ससुराल वाले अच्छे होने का दिखावा करते हैं? क्योंकि शुरू में तो दीदी के साथ सब अच्छे थे और अब अचानक सब कैसे बदल गया। प्रीति सोच में डूब जाती है कि तभी संगीता उसे आवाज लगाती है। ज्यादा मत सोच, शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। चल खेत से लकड़ियां लेकर आते हैं। प्रीति अपनी माँ के साथ खेत चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब काजल अपने ससुराल की बातें घर पर बताना बंद कर देती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एडजस्ट करने के लिए कह दिया था। एक दिन, अरे सुनती हो, काजल को देखे कितने दिन हो गए हैं, आज तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पापा, क्यों ना आज दीदी के ससुराल जाकर उसे सरप्राइज दिया जाए। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन घर पर कौन रहेगा? आप दोनों चले जाओ, मैं घर संभाल लूंगी।
संगीता और धर्मपाल काजल से मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों तैयार होकर उसके ससुराल पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो देखते हैं उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काजल आंगन में धूप में बैठी ढेर सारे बर्तन साफ कर रही होती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। पीछे से उसकी सास के ताने सुनाई दे रहे हैं और कमरे से रजत उसे आवाज लगा रहा है। ये सब देखकर संगीता और धर्मपाल का दिल टूट जाता है। मेरी बच्ची, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या तू रोज इतना काम करती है? माँ बाप को सामने देखकर काजल उनसे लिपट कर रोने लगती है। जब से आपने कहा था एडजस्ट करो, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ तो रोज यही होता है। अपनी बेटी की हालत देखकर दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है। क्या हमने अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर नौकरानी बनाकर भेजा था? नहीं ना, तो फिर किस हक से तुम उससे इतना काम करवाते हो? अरे मैंने सब सुन लिया है, जिस लहजे में तुम उससे बात कर रहे थे। बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। संगीता और धर्मपाल काजल को अपने साथ घर ले आते हैं। जब प्रीति को सच्चाई पता चलती है तो वो भी बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपनी बहन का पूरा साथ देती है। दोनों बहनें फिर से पहले की तरह साथ रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद एक दिन घर पर पड़ोसन पूनम आती है। अरे निहारिका की शादी थी ना, वहाँ मेरी बहन भी आई हुई थी। उन्होंने तुम्हारी प्रीति को देखा तो वो अपने छोटे बेटे के लिए प्रीति का हाथ मांग रही है। अच्छा, वैसे तो हम तुम्हारी बहन के पूरे परिवार को जानते हैं, अच्छे लोग हैं, खानदानी हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रीति के पापा से बात करके बताऊंगी। दोनों पड़ोसन बैठकर कुछ देर बातें करती हैं, फिर पूनम वहां से चली जाती है। उधर प्रीति उनकी सारी बातें सुन लेती है और तुरंत अपनी माँ के पास आती है। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। आपको पता है ना ससुराल वालों ने दीदी की क्या हालत कर दी है। मुझे नहीं जाना ससुराल। बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, और फिर आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, बहुत अच्छे लोग हैं। संगीता प्रीति को समझाती है। शाम को जब धर्मपाल घर आता है तो संगीता उससे रिश्ते की बात करती है और धर्मपाल भी हाँ कर देता है। संगीता पूनम को हाँ कह देती है और प्रीति और आयुष का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन प्रीति के मन में अब भी डर बना रहता है। एक दिन उसकी सहेली जूली घर आती है। अरे वाह, सुना है तेरी शादी पक्की हो गई है, अगले हफ्ते है ना? पार्टी कब दे रही है? और कितनी छुपी रुस्तम निकली तू, बताया भी नहीं। और तेरे चेहरे पर उदासी कैसी है? क्या तू शादी से खुश नहीं है? खुश हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। घर वाले कह रहे हैं। तूने देखा ना काजल दीदी के साथ क्या हुआ? मुझे ससुराल नहीं जाना। अपने दिमाग में फालतू के डर मत पाल। 5 उंगलियां जैसी नहीं होती। देखना, तेरा पति तेरा बहुत ख्याल रखेगा और तेरी सास भी अच्छी होगी। ढाकर थोड़ी देर बाद चली जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और शादी की तैयारियों में समय निकल जाता है। आखिरकार प्रीति और आयुष की शादी हो जाती है। आज प्रीति की पहली रसोई है। प्रीति तैयार होकर हल्का घबराते हुए धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ती है कि तभी, अरे देवरानी जी, आप रसोई में क्या कर रही हो? कुछ काम हो तो मुझे बता दो। जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो उसी के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे जेठानी जी मत बुलाओ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, मुझे दीदी कह सकती हो या नाम से बुला सकती हो। और दूसरी बात, कोई पहली रसोई नहीं बनानी है। तुम अभी नई नई दुल्हन हो, आराम करो, अपने पति के साथ समय बिताओ। ये काम तो पूरी उम्र चलता रहेगा। इतने में सरला वहां आ जाती है। बिल्कुल बेटा, रागिनी सही कह रही है। हम पुराने ख्याल के लोग नहीं हैं कि नई दुल्हन आते काम में लग जाएं। पहले ही दिन सास और जेठानी का ऐसा व्यवहार देखकर प्रीति थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसके मन में अब भी डर बना रहता है। मुझे पता है, शुरू शुरू में सब अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, असल में कोई अच्छा नहीं होता। रागिनी प्रीति को कमरे में भेज देती है और खुद सारा खाना बना लेती है। आज तो सूजी के हलवे में अलग ही स्वाद आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रागिनी, थोड़ा और देना। पापा, स्वाद तो आएगा ही ना। आज हलवा हमारी छोटी बहू ने बनाया है, मतलब उसके हाथ लगे हैं। रागिनी की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। बिना मेहनत के ही प्रीति को तारीफ मिलती है और उसके ससुर उसे पहली रसोई का नेक भी देते हैं। दूसरी तरफ पड़ोस में पिंकी के छोटे बेटे की बहू वर्षा इस भयंकर गर्मी में घर के सारे कामों में लगी रहती है, जबकि उसकी जेठानी मोनिका दिन भर पार्टियों में व्यस्त रहती है। वर्षा रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी, कहाँ गई बहू? कब से कह रही हूँ मुझे ठंडा पानी दे। देख तो बाहर कितनी गर्मी है। आजकल तो बाहर जाना मतलब आफत मोल लेना हो गया है।